हमने कल बर्ड देखना स्टार्ट किया था, बर्ड का आर्किटेक्चर क्या होता है, बर्ड किस तरीके से वर्क करता है, ये हमने देखा था, राइट। सो आई थिंक जो असाइनमेंट है वो हमने फ्राइडे को डिस्कस करने के लिए बोला था। किया है आपने असाइनमेंट्स? उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा था एंड ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने यही देखना स्टार्ट किया था कि एग्जैक्टली जो बर्ट मॉडल है उसकी क्या नीड थी, राइट। सो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मर तक हमने देखा था, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, अभी तक हम ट्रांसफर लर्निंग नहीं कर पाते थे। सो ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली क्या होती है, पहले हम एक मॉडल को प्री ट्रेन करेंगे एंड उस प्री ट्रेन मॉडल का यूज करके हम किसी भी टास्क को उस टास्क के ऊपर अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आपको हर टास्क के लिए मॉडल स्क्रैच से ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो आपने एक बार एक मॉडल क्रिएट कर लिया तो उसी मॉडल का आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। सो इस तरीका का मैकेनिज्म एनएलपी में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। तो ये कब हुआ, 2018 में जब ईवीएलएम फिट का पेपर रिलीज हुआ, तब उन्होंने क्या शो किया था कि जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उनका यूज करके हम प्री ट्रेन मॉडल्स यूज कर सकते हैं एनएलपी में। हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं प्री ट्रेन कोई भी मॉडल। एंड लैंग्वेज मॉडल एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्या होते हैं। सो लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जहां पे हम क्या करते हैं, जो टोकन ऑकर कर रहे हैं हमारे सीक्वेंस में, हम क्या करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं। सो जैसे कि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन हो गया, या फिर अभी बर्ड के लिए हमने देखा था मास्क लैंग्वेज मॉडल एमएलएम, राइट। वहां पे भी क्या हो रहा था, हम प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट कर रहे थे, करेक्ट। सो ये ही क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना एक लैंग्वेज मॉडल के लिए। एंड जब हम इस तरीके का कोई भी एक लैंग्वेज मॉडल, एंड ये जो लैंग्वेज मॉडल थे ये पहले भी क्या थे, बहुत पहले से अवेलेबल है। ऐसे नहीं है कि 2018 में उन्होंने शो किया कि लैंग्वेज मॉडल उन्होंने डिस्कवर किया। लैंग्वेज मॉडल क्या है, बहुत पहले से है, लेकिन उन्होंने क्या शो किया, लैंग्वेज मॉडल के साथ ट्रांसफर लर्निंग करना इजियर है। सो अगर हम लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हैं तो किसी भी मॉडल के ऊपर हमें क्या करना, हम उसको बाद में अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। ये शो किया। सो उसी के बाद 2018 में ही क्या हुआ, ओपन एआई ने जीपीटी मॉडल लॉन्च कर दिया। एंड ये जीपीटी वही मॉडल है जो चैट जीपीटी में यूज होता है, मीन्स उसका नेक्स्ट वर्जन है जीपीटी 3.4। सो जीपीटी 3.5 से चैट जीपीटी आया था, जीपीटी 4 है, राइट। उसके बाद लेकिन जीपीटी मॉडल का मेन ड्रॉबैक क्या था, ये डिकोडर बेस्ड मॉडल था। एंड डिकोडर बेस्ड मॉडल का क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा था क्या होता है, एक कॉन्टेक्स्ट जो है ओनली वन डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर पाता है। क्यों वन डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर पाता है, क्योंकि इसमें डिकोडर है। एंड डिकोडर क्या होता है, मास्क मल्टी हेड अटेंशन यूज करता है। एंड मास्किंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ओनली वन डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर पा रहा है। इसीलिए जो अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क है, कौन से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, एनईआर, सो इस टाइप के टास्क के लिए क्या चाहिए, हमें बाय डायरेक्शनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ओनली वन डायरेक्शन से हम ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, राइट। सो इसके लिए क्या किया, मीन्स जो गूगल ने क्या किया, उनका अपना एक मॉडल लॉन्च किया, वो है बाय डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, दैट इज बर्ट रिलीज किया, राइट। सो बर्ट का आर्किटेक्चर क्या होता है, बर्ट कैसे वर्क होता है, ये सारी चीजें हम क्या यहाँ पे देख रहे थे। सो बर्ट बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो बाय डायरेक्शनल है, मीन्स क्या, इट अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट इन बोथ डायरेक्शन। सो ये लेफ्ट टू राइट भी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर सकता है या फिर राइट टू लेफ्ट भी अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड एनकोडर फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर क्यों है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर का एनकोडर पार्ट यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट था उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे ये देखा था। एंड फिर हमने देखा था मास्क्ड लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। सो हमने लैंग्वेज मॉडल तो देखा था अभी तक, राइट। लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, जहां पे हम प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड उसका एग्जांपल नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के जैसे मॉडल है। एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड प्री ट्रेनिंग में क्या होता है,
लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल रूल, या फिर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड क्या हो रहा है, हम लर्न कर रहे हैं। एंड इसने क्या किया, मास्क लैंग्वेज मॉडल यूज किया। सो मास्क लैंग्वेज मॉडल बेसिकली क्या है, ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट नहीं करता जैसे कि लैंग्वेज मॉडल कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड की जगह जिस तरीके से फिल इन द ब्लैंक वर्क करता है ना, उसी तरीके से क्या करेगा, एक टोकन को हम मास्क कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। एंड मास्क करने के बाद क्या करेंगे, हम जो भी आपका होल एनकोडर का मैकेनिज्म है, एनकोडर का मैकेनिज्म यूज करके हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि इस मास्क की जगह कौन सा टोकन आएगा, राइट। सो मास्क की जगह कौन सा टोकन आएगा ये हम प्रिडिक्ट करते हैं। सो इसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लैंग्वेज मॉडलिंग कर पा रहे हैं। सो लैंग्वेज मॉडलिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, मास्क टोकन हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एंड इस प्रोसेस में क्या होगा, जैसे लैंग्वेज मॉडल में हो रहा था, लैंग्वेज मॉडल में क्या हो रहा था प्री ट्रेनिंग में, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल रूल या फिर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, ये सारी चीजें हमारा मॉडल लर्न कर पा रहा है। सो यहाँ पे लर्न कर पाया। एंड उसके बाद क्या होता है, ये मल्टी अटेंशन देखा था, उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन, ये भी एक टास्क था। सो बर्ड जो मॉडल है वो दो टास्क के ऊपर क्या है, ट्रेन हुआ है। कौन से दो टास्क है, सबसे पहले होगा आपका मास्क लैंग्वेज मॉडल MLM, जहां पे हम क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंड फिर है नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन या NSP, राइट। ये जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व कर रहे हैं। सो जब हम इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो उसके ड्यूरिंग जो भी हमें क्या मिलती है, वेट्स मिलते हैं या फिर मॉडल ट्रेन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बर्ट बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन हम किस तरीके से करते हैं ये देखा था। सो हमने क्या किया, मॉडल को प्री ट्रेन किया इन दोनों टास्क के ऊपर। अभी हमें क्या करना है, उसे अडाप्ट करना है, राइट। हमें उसे क्लासिफिकेशन के लिए अडाप्ट करना है, NER के लिए अडाप्ट करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं ये हम देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फाइन ट्यूनिंग किस तरीके से कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क के ऊपर, या फिर कैसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क के ऊपर हम अडाप्ट कर सकते हैं, ये देखा हमने। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है सेंटेंस पेयर क्लासिफिकेशन। मीन्स क्या, अगर आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड कहा जाए कि दोनों सेंटेंस सिमिलर है या नहीं, है आपको बताना है। सो एक फेमस प्रॉब्लम है कोरा वेबसाइट, पता है आपको, वहां पे क्या होता है, दो जो क्वेश्चंस है सेम क्वेश्चंस है या नहीं ये बताना होता है, राइट। सो उस टाइप का अगर प्रॉब्लम है सेंटेंस पेयर क्लासिफिकेशन, उस टाइप के प्रॉब्लम में किस तरीके से वर्क होता है, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, CLS टोकन ऐड करेंगे। CLS टोकन क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस हम बोल सकते हैं, लेकिन वो किसी के लिए स्टैंड करता है, क्लासिफिकेशन का टोकन है ये। एंड फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस ऐड कर दिया, राइट, सेंटेंस 1। फिर ये जो सेपरेटर वाला टोकन है, ये टोकन हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, सेपरेटर वाला टोकन। एंड सेपरेटर के बाद हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने दो सेंटेंसेस पास किए। एंड दो सेंटेंसेस पास करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म है, बर्ट मॉडल। बेसिकली बर्ट मॉडल क्या, किसके ऊपर बेस है, जो आपका ट्रांसफॉर्मर का अटेंशन है, राइट, सॉरी ट्रांसफॉर्मर का एनकोडर पार्ट है। तो ट्रांसफॉर्मर के एनकोडर पार्ट में जो भी सारी प्रोसेसेस होती है वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पे होंगी। एंड उसके बाद फाइनली क्या करना है, हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है, वो जो दो सेंटेंसेस थे वो सिमिलर है या नहीं, इस टाइप का कुछ हमें आउटपुट देना है। तो हम क्या करेंगे, ओनली ये जो हमारा CLS टोकन है इसका यूज करके हम क्या करेंगे, क्लास का लेबल प्रिडिक्ट करेंगे। क्यों सिर्फ CLS टोकन यूज करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर हम सारे के सारे टोकन्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या हो सकता है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, राइट। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, सिर्फ CLS टोकन का ही यूज करके ट्रेन किया, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही थी एंड अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। बेसिकली इसलिए क्या किया है, सिर्फ CLS टोकन का यूज किया है। सेम फॉर सिंगल सेंटेंस क्लासिफिकेशन। मीन्स क्या, सिंगल सेंटेंस क्लासिफिकेशन के क्या क्या टास्क हो सकते हैं, आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, अगेन आपका सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया,
और क्या होता है, हो सकता है स्पैम डिटेक्शन हो गया। ये सब क्या है, सिंगल सेंटेंस क्लासिफिकेशन के टास्क है। वहां पे हम क्या करेंगे, एक हमारा होगा CLS टोकन, उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, हमारा सेंटेंस ऐड करेंगे, सिंगल सेंटेंस, राइट। एंड फिर हम क्या करते हैं, सिंपली उसे पास करेंगे बर्ट मॉडल में। यहाँ पे क्या है, बर्ट मॉडल का जो भी आर्किटेक्चर था वो है। सो बर्ट मॉडल क्या आउटपुट दे देता है हमें, एनकोडर बेसिकली क्या आउटपुट देता है, यस एनकोडर क्या आउटपुट देता है, contextual vectors. या कंटेक्चुअल वर्ड वेक्टर। सो बेसिकली वो कंटेक्चुअल वर्ड वेक्टर कैसे रहेंगे, आपने जितने नंबर ऑफ टोकन्स सेंड किए, इनपुट दिए थे, उतने ही नंबर ऑफ टोकन्स क्या करता है, ये आउटपुट देता है, राइट। लेकिन वो क्या होता है, उसमें कंटेक्चुअलाइज अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसे टोकन रिटर्न करता है। सो हमने यहाँ पे CLS किया था, अगेन टोकन 1 था, टोकन 2 था, टोकन n था। सो उतने ही हमें आउटपुट मिलेंगे फॉर एवरी जितने भी टास्क थे सबके लिए। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन के लिए सारे टोकन्स का यूज नहीं करेंगे, ओनली जो CLS या फिर क्लासिफिकेशन टोकन है उसका यूज करेंगे। तो ये जो टोकन है ये स्पेसिफिकली ट्रेन हुआ है क्लासिफिकेशन करने के लिए। सो इसमें क्या हो रही है, जो हमारा होल सेंटेंस है उसकी इंफॉर्मेशन इन अ वे क्या हो रही है, समराइज हो रही है। तो इस टोकन में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं, ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं फॉर क्लासिफिकेशन, क्लास लेवल प्रिडिक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। इसका रीजन में भी क्या हो सकता है, अगर हम सारे टोकन्स यूज करेंगे तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंड ये जो सिंगल टोकन है ये क्या कर रहा था, उतनी ही एक्यूरेसी दे रहा था जितना हम सारे टोकन यूज करने के बाद मिल रही थी। तो उससे अच्छा है कि हम एक ही टोकन यूज करके क्या करें, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो CLS टोकन है उसका यूज करके क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था ये वाले 2 टास्क है, एक है क्या है, सिंगल सेंटेंस टैगिंग टास्क। सो बेसिकली क्या है, ये टैगिंग टास्क मीन्स NER या फिर POS टैगिंग, राइट। इस टाइप का टास्क है जिसमें हमें क्या करना है, हर एक टोकन के लिए कुछ आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, CLS टोकन प्लस आपका जो भी सिंगल सेंटेंस है वो सेंटेंस हम पास करेंगे। ये पास करने के बाद क्या होगा, हमें एवरी टोकन के लिए एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यहाँ पे टोकन 1 के लिए मिल गया, टोकन 2 के लिए मिल गया, अगेन टोकन n के लिए मिल गया। एंड हम फिर क्या करेंगे, ईच टोकन का यूज करके आउटपुट निकालेंगे। इस टोकन का टैग क्या है, अगेन इस टोकन का टैग क्या है, अगेन इस टोकन का टैग क्या है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम इस तरीके से NER या फिर POS भी कर सकते हैं। तो टैग मतलब सही नहीं है, जैसे सिंगल सेंटेंस में हमने जैसे सबका एक एक ये वेक्टर बना लिया पहले, और उस वेक्टर वर्ड वाइज वेक्टर बन गया हर टोकन का। तो ये जो आपने T1 T2 लिखा है ये वही है ना? यस यस वही है। और C अपना CLS। यस, तो फिर यहाँ पे CLS कैसे यूज हो रहा है इसके लिए? यहाँ पे CLS यूज नहीं हो रहा है, जस्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। लेकिन यहाँ पे CLS का कहीं पे हम आउटपुट निकाल रहे हैं क्या, नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पे CLS का कोई यूज नहीं है, लेकिन जस्ट कंसिस्टेंसी के लिए मॉडल उस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है हमारा इनपुट, इसलिए हमने CLS भी ऐड किया है। तो उसके बाद फिर टैगिंग कैसे होती है एक बार बता दो। जस्ट ये जो आपका क्या होगा, यहाँ पे बर्ट है, बर्ट एनकोडर रिप्रेजेंटेशन है। एनकोडर रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा, हमें हर एक टोकन का कॉन्टेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन दे देगा, राइट। सो ये जो T1 ये T2 दिख रहा है ये क्या है, या फिर ये TN कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है ईच टोकन का। टोकन 1 का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर ये है, टोकन 2 का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर ये है। तो हमें क्या करना है, ईच टोकन क्या है, ये पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर समथिंग एल्स है, ये हमें क्या करना था, टैग करना था। इसलिए हम क्या करेंगे, ईच टोकन को पास करेंगे। ये जो टोकन 1 का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर आ रहा है इसे हम आउटपुट लेयर में पास करेंगे। आउटपुट लेयर बेसिकली क्या है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की लेयर है इस तरीके से। एंड इसमें क्या है, जो भी हमारे टैग्स है, क्या क्या टैग्स हो सकते हैं, आपका पर्सन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ इस तरीके से टैग है। तो ये क्या करेगा, इस टोकन का यूज करके ये कौन से क्लास का टोकन है ये प्रिडिक्ट करेगा। सो हमने इस टोकन को प्रिडिक्ट कर लिया। फिर सेम लेयर में हम क्या करेंगे, इस टोकन को पास करेंगे। ये भी क्या होगा, कौन से क्लास का है, ये पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, ये टैग होगा।
सेम फॉर एवरी टोकन, जितने भी हमारे पास अवेलेबल टोकन है सारे टोकन के लिए ये प्रोसेस रिपीट होगी। फिर हमें क्या मिलेगा, ईच टोकन कौन से क्लास का है इसका आउटपुट मिल जाएगा। सो इस तरीके से क्या होता है, सिंगल सेंटेंस टास्क, टैगिंग टास्क जैसे कि एनईआर के लिए ये वर्क होगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग। सो ये एक बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन है, मे बी इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। अगर BERT का मॉडल है किस लिए यूज होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है, राइट, मीन्स जो अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क है। लेकिन क्या हम क्वेश्चन आंसरिंग कर पाते हैं, एंड अगर कर पाते हैं तो क्वेश्चन आंसरिंग के लिए तो हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जनरेशन भी चाहिए। तो हम BERT में किस तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग कर पाते हैं, क्या था इसका आंसर? यस सो बेसिकली एक्सट्रैक्टिव वे में वर्क करता है बट सो Yes. इट इज लाइक अ कॉपी पेस्ट। तो Yeah. सर्टेन स्पैम में वो आंसर प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली। सो जो हमारे डिकोडर मॉडल्स है जहां पे जनरेशन होता है वो क्या करते हैं, आंसर को जनरेट करते हैं। लेकिन BERT क्या कर रहा है, आंसर को जनरेट नहीं करता, वो सिर्फ हमें देता है जो आंसर होगा, आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर का जो स्टार्ट कहां से है। तो ये हमें जस्ट स्टार्ट एंड एंड स्पैन, एक स्पैन प्रोवाइड करता है। इस स्पैन में आपका आंसर है इतना बताएगा वो कैसे आंसर है, उसे कैसे किस तरीके से देना है, वो कुछ भी चीजें नहीं बताएगा, सिर्फ हमें एक स्पैन रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन प्लस हमारा जो भी पैराग्राफ है या फिर जो भी हमारा क्या है कॉन्टेक्स्ट है जिसका यूज करके आपको आंसर निकालना है, ये हम पास करेंगे। एंड ये हमें क्या कर देता है, जस्ट स्पैन रिटर्न करता है। ये स्पैन से आपका कोई आंसर स्टार्ट होगा एंड इस स्पैन के ऊपर एंड होगा। इस तरीके से हमें क्या करता है, आंसर देता है। एंड ये किस तरीके का क्वेश्चन आंसरिंग है, एक्सट्रैक्टिव। एंड दूसरी कौन से टाइप की थी, अब्स्ट्रैक्टिव। अब्स्ट्रैक्टिव में क्या होता है, जो भी आपके आंसर होते हैं वो जनरेट होते हैं। सो जब हम डिकोडर मॉडल देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, अब्स्ट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग होती है, मींस हम उसको आंसर को जनरेट करके देते हैं। ठीक है, ये फाइन ट्यूनिंग क्लियर है, किस तरीके से डिफरेंट टास्क के ऊपर BERT मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं हम, या फिर अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट? सर इसको प्रैक्टिकली फिर हम लोग करके देखेंगे क्या अभी बाद में? यस, करने वाले प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या होता है, कंसिडर आपको लीनियर रिग्रेशन करना है। आप क्या करेंगे, sklearn से लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करते हैं, 3 लाइन के कोड में आपका लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन हो जाएगा। लेकिन ये चीजें क्या है, उसके बैकग्राउंड में कैसे लर्न हो रहा है, राइट। लीनियर रिग्रेशन जब लर्न होता है तो उसके पीछे क्या मैथ वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें है, मीन्स अंडर द हुड कैसे वर्क कर रहा है ये हम सीख रहे हैं। सो प्रैक्टिकल करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2 या 3 लाइन के कोड में क्या हो जाएगा, हम क्वेश्चन आंसरिंग या फिर क्लासिफिकेशन का टास्क कर सकते हैं, राइट। हमने ऑलरेडी सेंटिमेंट एनालिसिस या फिर क्लासिफिकेशन का टास्क देखा था। वहां पे क्या हो रहा है, जस्ट हम पाइपलाइन इनिशियलाइज करते हैं, एक मॉडल का नेम प्रोवाइड करते हैं, आपको ये सारे टास्क हो जाएंगे। लेकिन अंडर द हुड कैसे वर्क कर रहा है ये अंडरस्टैंड होना इंपॉर्टेंट है, राइट। सर लेकिन इसमें जैसे BERT होगा, वो BERT अपने उसका अपना वोकैबुलरी है, अपना डेटा उसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। करेक्ट। वो हमें फिर अपना डेटा डाल के वो करना है, वो हम लोग आगे कवर करेंगे या फिर ये उसी में किसी और तरीके से करना पड़ता है? वो कैसे नो होता है? वही पे। सो हमें अगर अपने डेटा के ऊपर फाइन ट्यून करना होता है, राइट। सो ये क्या है, जो ऑलरेडी ट्रेन हुआ है, तो उन्होंने जो इस डेटा के ऊपर ट्रेन किया है वही क्या है उनके पास है। सो अगर हमें अपने डेटा के ऊपर ट्रेन करना होता है उसके लिए फाइन ट्यूनिंग करना होता है। एंड जो हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन किया था, राइट, डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन, उसी डेटा के ऊपर BERT को हम फाइन ट्यून करके देखेंगे फॉर उसी टास्क के लिए, राइट। सो हमारे डेटा के ऊपर किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं ये मॉडल, ये भी आपको आइडिया आ जाएगी। सर तो हगिंग फेस में जो नॉर्मली हमें मॉडल्स मिलते हैं, BERT है और बहुत सारे मॉडल्स हैं अलग अलग टास्क के लिए, तो सबको लेके हम लोग अपने डेटा पे ट्रांसफर लर्निंग करके ट्रेन करके यूज कर सकते हैं ना? या कर सकते हैं। सो हम अपने डेटा के ऊपर फाइन ट्यून कर सकते हैं। एंड इसी वे में होगा जैसे हम BERT को देखने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, अदर जो
फाइन ट्यूनिंग है वो भी इजियर है, लेकिन जो डिकोडर ओनली मॉडल है उनको फाइन ट्यूनिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा साइज होने की वजह से हम उनको डायरेक्टली फाइन ट्यून नहीं कर सकते, तो उनके फाइन ट्यूनिंग के लिए कुछ मेथड्स है, लोरा क्यूलोरा, वो भी हम क्या आगे जाके जब हमारा लैंगचेन वगैरह होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये मेथड्स भी देखने वाले हैं। सो जो आपका डिकोडर ओनली मॉडल है उनको भी कैसे फाइन ट्यून करना है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जो मॉडल हम लोग जो बना लेंगे, एक बार फाइन ट्यून कर लिया तो उसको भी हम लोग, जैसे हम लोग मशीन लर्निंग में मॉडल था एज अ पिकल स्टोर कर लेते थे और बाद में जब भी चाहिए तो उसको रीड करके यूज कर लेते हैं प्रेडिक्शन के लिए, तो अपने हमारे जो एलएमस हैं या जो भी हम लोग हमारे ट्रेन मॉडल्स हैं उनको भी हम लोग वैसे ही ऐसा पिकल स्टोर करके और जब भी प्रेडिक्शन करना है या जनरेशन करना है तो उसको रीड करके वैसे जनरेट कर सकते हैं क्या डेटा, या फिर उसको किसी और तरीके से स्टोर करते हैं? सो हम यहाँ पे एज अ पिकल स्टोर नहीं करते, क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो बहुत बिगर होती है। तो हम क्या करते हैं, वो जो वेट होते हैं उन वेट को एज इट इज स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे पिकल करने की जरूरत नहीं। सो पिकल किस लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जो वेट है वो हमें कहीं पे स्टोर करना था, राइट। सो ये जो सेप टेंसर्स है जो हम डाउनलोड कर रहे थे वो क्या है, जिस तरीके से पिकल होता है ना उसी टाइप के एक फॉर्मेट है, राइट। सो ये ऑलरेडी पिकल्ड है, ऐसे हम बोल सकते हैं। मींस पिकल नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन उस टाइप में जो भी पिकल कर रहे थे हम ना, कॉम्प्रेस करके रख रहे थे, वो ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में वेट है। जस्ट हमें क्या करना है, उनको रीड करना है। उसके लिए जो कॉन्फिग फाइल लगती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके वेट एंड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी वो हमें क्या करना है, एक फोल्डर में डाल के रखना है एंड उस फोल्डर का यूज करके रीड करना है। सो आई थिंक हमने देखा था ना किस तरीके से मॉडल हम सेव करते हैं। जब हम मॉडल को सेव करेंगे, सेव प्रीटेंड, तो क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है वो सारी फाइल्स क्या होंगी, एक फोल्डर में स्टोर हो जाते हैं एंड उसी फोल्डर का हमें यूज करना है। एंड डिप्लॉयमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, उसी फोल्डर का यूज करके डिप्लॉय करते हैं मॉडल। ओके, सो वही फोल्डर जाके कहीं पे भी जहाँ पे भी डिप्लॉय करेंगे पूरा फोल्डर चला जाएगा उसको वापस। ओके सो ये फाइन ट्यूनिंग क्लियर है ना, किस तरीके से हम डिफरेंट टास्क के ऊपर बर्ड को फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखा था कि क्वेश्चन आंसरिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है, इसलिए हमने क्या किया था, क्वेश्चन आंसरिंग करके देखा था एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे। सो हमने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट लिया है एंड हमने क्या किया, एक उसकी पाइपलाइन जनरेट किया, एक क्वेश्चन पूछा है, राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में जिसका आंसर है यहाँ पे क्या है, OpenAI इज अमेरिकन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन December 2015, ये सारी चीजें। सो एंड हमने उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, व्हेन OpenAI फाउंडेड, तो ये क्या कर रहा है, जस्ट December 2015 रिटर्न कर रहा है। सो इसने आंसर जनरेट नहीं किया है, इसने जस्ट क्या बोला है, इस टोकन से लेके इस टोकन तक इसका आंसर होगा, इसने जस्ट रिटर्न किया है, राइट। ये ओनली अंडरस्टैंड करने के बाद भी कोई कर सकता है, इसमें जनरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग वर्क करती है। तो यहाँ पे जिसका क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है, उस तरीके का क्वेश्चन अगर हमने पूछा, जैसे कि हमने क्या पूछा, हु इज PM ऑफ इंडिया, तो इससे तो जनरेट नहीं करना आता, राइट। सो अगर आप GPT जैसे मॉडल को ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्या बोलता है, आंसर टू योर क्वेश्चन इज नॉट प्रेजेंट इन अ कॉन्टेक्स्ट, ऐसे कुछ बोलेगा, राइट, क्योंकि वो जनरेट कर सकता है। सो ये जनरेट कर सकता है क्या, ये जनरेट नहीं कर सकता। तो इसका स्कोर कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये आंसर बोल रहा है, लेकिन ये 16% कॉन्फिडेंस के साथ ही बोल रहा है अमेरिकन। तो इसे भी पता है कि इसका आंसर प्रेजेंट नहीं है, मींस अंडरस्टैंड करने के बाद पता चल रहा है, लेकिन वो जनरेट नहीं कर सकता। इसलिए क्या करेगा, जस्ट जो मोस्ट लाइकली स्पैन होता है वो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। एंड यहाँ पे अमेरिकन का है, ये इसने क्या किया, जस्ट रिटर्न कर दिया है। तो यही प्रॉब्लम है एक्सट्रैक्टिव एंड अब्स्ट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग में। सो एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, जस्ट आपका जो आंसर है हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ से इस स्पैन तक आपका आंसर है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन अब्स्ट्रैक्टिव में क्या होता है, अंडरस्टैंड करके हम जनरेट कर पाते हैं। ये क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था,
जैसे सपोज हमारे पास कुछ मतलब एक फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है किन्हीं पर्सन्स के लाइक पैन कार्ड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, तो हम अगर वो इसको एज ए इनपुट दे रहे हैं उसमें की इंफॉर्मेशन और उसको क्वेश्चन पूछ रहे कि लाइक व्हाट इज द पैन कार्ड नंबर ऑफ दिस पर्सन, तो ये उस केस में आंसर दे पाएगा? अगर ये कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहा है तो देने के चांसेस है, दे सकता है। सर वही क्वेश्चन है कि हमारे कंपनी में आया था, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैंने पूछा था कि कैसे आप इसको ये प्रोजेक्ट कर पाओगे अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास और उनको उस पर क्वेश्चन आंसर करना है। हाँ, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है डिकोडर ओनली मॉडल्स। जो आपके जीपीटी है, आपका llama है, वो क्या कर लेते हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट अंडरस्टैंड करके आंसर को जनरेट कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, रॉन्ग आंसर आने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे क्या होगा, अगर आप पूछते हैं व्हाट इज पैन नंबर, तो आपका जीपीटी वाला मॉडल आंसर दे देगा पैन नंबर इज दिस, एंड अगर उसमें पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर इज नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ आंसर दे देगा, राइट। लेकिन ये मॉडल क्या करेगा, पैन कार्ड की जगह आपका आधार नंबर भी रिटर्न कर सकता है, क्योंकि इसे सिर्फ आंसर कॉपी पेस्ट करना है। सर लेकिन इस केस में एक कंटेस्ट जो है यहाँ पे हार्ड कोडेड है, बट जो क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज द पैन नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, देन we must connect to some API or a database, right? Yes. So Without context, we cannot give answer here. अगर हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करते तो आप आंसर नहीं दे सकते। हाँ सर, बट यहाँ पे तो कुछ API और DP कॉल होना चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड कंटेस्ट। API DB भी हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। API DB भी वहां पे क्या होता है, वो डिकोडर ओनली मॉडल से हम कॉल कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको टेक्स्ट में ही कॉन्टेक्स्ट देना होगा एंड उसी को ये अंडरस्टैंड करके आपको आंसर दे पाता है। अच्छा। सो जितने भी आजकल आप क्वेश्चन आंसरिंग के देख रहे हैं एप्लीकेशन, वो मोस्टली बिल्ड हुए हैं डिकोडर ओनली मॉडल के ऊपर। सो हम आगे जाके रैग देखेंगे। सो रैग में बेसिकली क्या होता है, रैग में आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, राइट। यस सर। सो वहां पे आपको डिकोडर ओनली मॉडल्स यूज करने हैं। हाँ सर, रैग में तो सर आपका नॉट ओनली एपी और डीबी, इवन पीडीएफ भी यूज कर सकता है ना, पीडीएफ। यस। तो हमको जो भी बॉट या एलएलएम एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना है कोई भी एप्लीकेशन में, तो मोस्टली डिकोडर यूज करेंगे देन, बिकॉज ऐसा। ओके। एंड डिकोडर के जो भी मॉडल है, जीपीटी हो गया, आपका llama हो गया, वो मॉडल्स यूज कर सकते हैं। ओके ओके। तो मॉडल्स कोई भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन जितना डेटा जिस पे वो ट्रेन हुआ है उसके बाहर से तो कुछ आंसर कभी नहीं कर पाता ना। जैसे कभी जीपीटी वो ट्रेन नहीं है कि इंडिया, इससे तो वो आंसर तो नहीं दे पाएगा कुछ भी, या फिर हमेशा कुछ आंसर लो प्रोबेबिलिटी के साथ देगा ही। सो अगर जिस डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं है उस डेटा के ऊपर आंसर नहीं दे पाएगा। रैग में हम यही करते हैं कि अपना डेटा है, सो आपको आपके पैन के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करना है, राइट। तो आप क्या करते हैं, आपका पैन कार्ड का डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड उसके ऊपर आपका मॉडल क्वेश्चन आंसरिंग करता है। सो ये सारी चीजें आने वाले हैं आगे, वो देखेंगे हम सब कुछ कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो ठीक है, ये क्लियर है। Yes. एक और बात, सो ये जो एनकोडर का पार्ट है, राइट, सिंगल एनकोडर का पार्ट हम यहाँ पे यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, मल्टीपल एनकोडर्स यूज करते हैं बर्ट मॉडल में। सो मल्टीपल एनकोडर कैसे यूज करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 2 बर्ट मॉडल का यूज किया था। एक है बेस एंड एक है लार्ज, बर्ट बेस बर्ट लार्ज, 2 मॉडल्स उन्होंने रिलीज किए थे। सो उनका थोड़ा सा देख लेते, बर्ट बेस बर्ट लार्ज क्या होता है। सो एज एनोटेटेड ट्रांसफॉर्मर इन दिस वर्क, यस ये निकाल देते हैं। इन दिस वर्क, ये जस्ट मैंने अभी जो पेपर है ना, रिसर्च पेपर, वहां से लिया है। ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स एज एल, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बर्ट बेस के लिए बर्ट बेस, एंड दूसरा है बर्ट लार्ज।
सो दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? सो बर्ट बेस में क्या है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एल क्या है, कितने ट्रांसफॉर्मर के ब्लॉक है। सो बर्ट बेस में कितने ट्रांसफॉर्मर के ब्लॉक है? 12, राइट। सो यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक, या फिर एनकोडर ब्लॉक लिखेंगे हम, एनकोडर्स, नंबर ऑफ एनकोडर्स, नंबर ऑफ एनकोडर्स। सो टोटल नंबर ऑफ एनकोडर्स कितने हैं यहाँ पे? 12 है। हिडन साइज मीन्स जो आपका वेक्टर साइज है, वो वेक्टर साइज कितने का रहेगा? यहाँ पे 768। एंड नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 12। हेड मीन्स क्या है? जो आपका मल्टी हेड अटेंशन है उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने रहेंगे? 12 है। 12 ही है ना? यस, 12 है। एंड टोटल पैरामीटर्स कितने इस मॉडल के? 1110 है, राइट। एंड सेम फॉर बर्ट लार्ज। बर्ट लार्ज के लिए क्या क्या है हम यही देख रहे हैं। सो नंबर ऑफ इनकोडर्स कितने हैं आपके? 24 है। हिडन साइज मीन्स वेक्टर कितने साइज का क्रिएट होगा? 1024 साइज का वेक्टर क्रिएट होगा। नंबर ऑफ हेड्स मीन्स आपका जो मल्टी हेड अटेंशन है उसमें 16 हेड है। एंड इसके टोटल पैरामीटर कितने? 300 मिलियन है, राइट। सो उन्होंने ये दो जो मॉडल्स है वो क्या किए थे, लॉन्च करा था उन्होंने। एंड इन्हीं दो मॉडल के ऊपर ट्रेन होके बहुत सारे मॉडल्स बिल्ड हुए हैं। सो इनके वर्जन है, डिस्टिल बर्ट है, अदर बर्ट के मॉडल्स है, वो भी उनको भी हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ एनकोडर्स 12 यूज किए, मतलब क्या है इसका, राइट। सो सिंगल एनकोडर हम यूज करते हैं। सो एनकोडर हम ले लेते हैं पहले, वेट, एनकोडर ट्रांसफॉर्मर की। यस, यहाँ पे क्या है आपका, कंसिडर, आपको जस्ट एनकोडर पार्ट कंसिडर करना है। एनकोडर पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, राइट। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है यहां से यहां तक, ये कौन सा पार्ट है? एनकोडर वाला पार्ट है, राइट। इतना पार्ट एनकोडर का है। तो ऐसे कितने ब्लॉक है टोटल? 12 ब्लॉक है। 12 ब्लॉक कैसे वर्क करेंगे? सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ब्लॉक में ये सारी चीजें होंगी, पोजिशनल एनकोडिंग, इनपुट, एम्बेडिंग, इनपुट, ये सारी चीजें होंगी फर्स्ट ब्लॉक में। सो फर्स्ट ब्लॉक से हमें आउटपुट क्या मिलेगा? कॉन्टेक्चुअल वेक्टर, राइट। ये जो कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिलते हैं हमें, हम फिर से क्या करते हैं, फिर से ऊपर इस तरीके का एक अटेंशन ब्लॉक होगा। एंड इस नेक्स्ट ब्लॉक के लिए क्या होगा, यहां से जो आउटपुट मिला था वो इस ब्लॉक के लिए एज ए इनपुट काम करेगा। ऐसे कितने ब्लॉक है टोटल? 12। या बेस मॉडल में 12 है, लार्ज में 24 है। तो यहाँ पे दिया गया है बेस में कितने? 12 है। एंड जो लार्ज मॉडल है उसमें टोटल 24 है। एंड ये हेड्स क्या है फिर? ये मल्टी मींस आउटपुट में कितने हैं तुम्हारे? मल्टी क्लासिफिकेशन, मल्टी हेड अटेंशन। यस, मल्टी हेड अटेंशन में क्या हो रहा है, हम हेड्स मतलब कितने टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये यहाँ पे 16 टाइम्स कर रहे हैं, यहाँ पे 12 टाइम्स कर रहे हैं, राइट। एंड ये हिडन साइज बेसिकली क्या है, जो आपका एम्बेडिंग क्रिएट होके कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर बिल्ड होने वाला है, वो कितने डायमेंशन का होगा? ये यहाँ पे होगा 768 डायमेंशन का, यहाँ पे होगा 1024 डायमेंशन का। क्लियर है ये? सर लेकिन इतने ब्लॉक्स यूज क्यों कर रहा है? 12 ब्लॉक्स मतलब कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बन गया, यार यूज क्या है? क्या होता है, लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, राइट। हम एक सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कंसिडर आपने कंप्लीटली 1 पेज पास किया। सो जब आप 1 पेज पास करते हैं तो सिर्फ एक ब्लॉक क्या होता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता बहुत अच्छे से, इसीलिए 12 ब्लॉक लेते हैं हम। सो क्या होता है, फर्स्ट ब्लॉक में कुछ इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी, सेकंड ब्लॉक में कुछ हो गया, ऐसे 12 ब्लॉक में इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है। लेकिन कौन सा ब्लॉक कौन सा सेंटेंस कैप्चर करेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो हमें भी पता नहीं होता, जस्ट कैप्चर कर रहा है इतना पता होता है हमें। ये क्या है, एक ब्लैक ब्लॉक्स की तरह ओपन वर्क करता है।
उसके अंदर क्या वर्क हो रहा है ये हमें नहीं पता, जस्ट वर्क कर रहा है इतना पता है। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेबल नहीं है कैसे वर्क कर रहा है, ये क्या कैप्चर कर रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता। सो वर्ड बेस में नंबर ऑफ एनकोडर्स 12 है, तो ईच एनकोडर विल बी प्रोसेस बाय द 12 नंबर ऑफ हेड्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। सर नंबर ऑफ हेड्स इंक्रीज करने से तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स को कैप्चर कर रहा था, फिर एनकोडर्स भी इतना चाहिए होता है क्या, मतलब? यस, सो कैसे हो रहा था, हम वन बाय वन सेंटेंस बाय सेंटेंस प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आप इनपुट दे रहे हैं, बहुत ही बिगर है, इसीलिए क्या होता है एंड लैंग्वेज इतनी इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। सो हमने रेफरेंसेस कैप्चर किया, वर्ड का मीनिंग कैप्चर किया, लेकिन वो जो वर्ड है एंड वो जो रेफरेंस है टुगेदर कैसे कंबाइन करके एक सेंटेंस बिल्ड हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है कैप्चर करने के लिए हमें इतनी सारी चीजें लगती है। तो इसीलिए उन्होंने इतना सारा किया है। एंड इवन ये जो आपको 110 मिलियन 110 मिलियन दिख रहा है, यहाँ पे 300 मिलियन दिख रहा है, राइट? इतने सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं। अगर आप आपके नॉर्मल मॉडल देखेंगे, आपने अगर एलएसटीएम का बिल्ड करके देखा है, एक बार उसके कितने पैरामीटर्स है टोटल चेक करना, अराउंड थाउजेंड्स में होंगे, मे बी 1 लाख हो गए, 2 लाख, 10 लाख तक हो सकते हैं, 1 मिलियन तक हो सकते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पे कितने 300 मिलियन तक दिख रहे हैं, राइट? एंड ये जो पैरामीटर्स है ये आपको मे बी ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स देखेंगे जो कि क्या होते हैं, डिकोडर बेस्ड होते हैं, वहां पे बिलियंस में पैरामीटर होते हैं। बिलियंस मीन्स 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, राइट? तो 7 बिलियन, 70 बिलियन, इवन 300 बिलियन पैरामीटर के मॉडल है। तो उनकी साइज आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा साइज होगी एंड उसमें कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही होगी, राइट? तो जो आपका डिकोडर ओनली मॉडल जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आपको आंसर दे पाता है, राइट? तो वो कैसे आंसर दे पा रहा है? बिकॉज उसके पास इतने ज्यादा पैरामीटर है, जो भी हमने इनपुट डेटा उसको दिया था तो वो क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड कर पाता है एंड उसमें जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी उसने स्टोर करके रखा हुआ है, मीन्स वो उसके पैरामीटर में रह पाती है, राइट? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के जो पैरामीटर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, मीन्स एंड उसकी साइज भी बहुत ज्यादा होती है। सो इवन हमारी मेमोरी में यहाँ पे विदाउट जीपीयू हम यहाँ पे क्या रन नहीं कर सकते लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। सर इसमें कितने वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ना कुछ लिमिट्स है क्या कुछ इसमें? कितने वर्ड जैसे मतलब? अपना ये बोलते हैं एलएसटीएम, और उसमें कुछ लिमिट्स थी ना वर्ड्स की, कि 20 वर्ड्स यूज कर पा रहे थे हम इसमें। हाँ हाँ हाँ। सो यहाँ पे उन्होंने जो पोजिशनल एनकोडिंग लर्न किया है, सो यहाँ पे वो लिखना रहेगा पोजिशनल एनकोडिंग। सो इन्होंने क्या किया है, लर्न किया है ट्रेनिंग के टाइम, लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग के टाइम पे अगर हम लर्न कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम आ रहा था, कौन सा प्रॉब्लम था, किसी को याद है? कंसिडर हमने 100 लेन तक 100 पोजिशनल एनकोडिंग लर्न कर ली, अभी हमारा जो वर्ड है 120 वर्ड्स है, सो बाकी के 20 जो वर्ड्स है आगे के उनके लिए पोजिशनल एनकोडिंग है क्या हमारे पास? प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो हम ओनली 100 वर्ड प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो आपकी पोजिशनल एनकोडिंग है उन्होंने लर्न किया था ट्रेनिंग के टाइम पे, एंड कितने तक किया था, 512 तक, 512 तक। तो ओनली मैक्सिमम 512 टोकन एज ए इनपुट हम दे सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हम लिखते हैं मैक्सिमम 512 tokens we can process, we can pass as input in BERT मॉडल। ठीक है, BERT के लिए ओनली 512 टोकन से हम क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम पास कर सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस 512 से बिगर होगा तो क्या होता है, BERT मॉडल वर्क नहीं करेगा, वहां पे एरर दे देगा।
सो ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें जो भी हमने देखा। सर ये हाँ ये मॉडल प्रिटेंड है ना पहले से, हाँ यस। तो इसको हमको फाइन ट्यून करना पड़ेगा या फिर एज इट इज यूज कर सकते हैं? एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल क्या होता है, आपके प्रॉब्लम के ऊपर ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम फाइन ट्यून करेंगे। अगर एज इट इज यूज करके आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो फाइन ट्यून करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बर्ड जैसा मॉडल जो है, मींस ये जो एनकोडर वाले मॉडल है, फाइन ट्यून करना ही चाहिए, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम टास्क बोलते हैं हम, जो आपका टास्क है उसके ऊपर उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाते, तो हमें फाइन ट्यून करना पड़ता है। एंड जो डिकोडर ओनली मॉडल है उनको फाइन ट्यून करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ओके सर, इस पे कोई एग्जांपल देख सकते हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये थ्योरी पार्ट है। कौन सा एग्जाम्पल जो- यूज कर? मतलब इसका यूज केस कोई देख सकते हो? और छोटा सा कोई प्रोजेक्ट हो गया जिस पे हमें फाइन ट्यून कर रहे हैं ऐसे? यस मैंने अभी बोला था ना, जो हमने डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन किया था, राइट, उसी डेटा के ऊपर हम बर्ड को फाइन ट्यून करके देखने वाले हैं। ओके ओके लेकिन ये थियोरेटिकल पार्ट क्लियर है ना, जो सारी चीजें वर्क कर रही है, कैसे कर रहे हैं, एक मीन्स प्रैक्टिकल हम देखेंगे, फाइन ट्यून करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बैकग्राउंड में कैसे वर्क कर रहा है ये समझना क्लियर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिकल आपका डिफरेंट एस्पेक्ट रहता है, एंड जो उसके पीछे का जो वर्किंग है वो डिफरेंट रहता है, राइट। तो प्रैक्टिकल तो आप देखने वाले, लेकिन ये आपको पहले क्लियर है सारी चीजें जो भी हो रही है, ठीक है। एक और बात, जब हम क्या कर रहे हैं, बर्ट या फिर कोई भी प्रिटेंड मॉडल यूज कर रहे हैं, तो एक चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो है उसके लिमिटेशंस एंड बायस। बायसेस क्या होते हैं बेसिकली, किसी को पता है? जो रिजल्ट्स बायस देता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा वेटेज देता है। नो, इन जनरल लैंग्वेज की टर्म में अगर कोई बोलता है यू आर बायस्ड पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? जो एक तरफा रिजल्ट दे रहा है। एग्जैक्टली। सो आप एक तरफा सोच सकते हैं, इस तरीके से कुछ होता है, राइट। यहाँ पे जिस भी टाइप के मॉडल के ऊपर ये जो ट्रेन हुआ है, ये डेटा अगर बायस होगा तो इन्होंने क्या किया है, पॉसिबली जितना ज्यादा क्या हो सकता है, हम बोल सकते कि न्यूट्रल हो सकता है, उतना ज्यादा न्यूट्रल रखने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी क्या है, जो हमारी लैंग्वेज में बायसेस होते हैं वो बायसेस भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या होता है, एंड ये जो बायसेस होते हैं वो हैंडल करना, या फिर मॉडल आपका कुछ प्रॉब्लमेटिक ना हो, ये आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड अगर आपका मॉडल कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लास्ट के वीक में अगर आपने सुना होगा, यूनाइटेड हेल्थ केयर नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी है यूएस में, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका जो सीईओ है उसको किसी ने शॉर्ट कर दिया, मीन्स मार दिया उनको। क्यों? बिकॉज दे आर यूजिंग वन एआई मॉडल। वो क्या कर रहे थे, जो भी इंश्योरेंस के क्लेम होते हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए या फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक एआई मॉडल यूज कर रहे थे। एंड मे बी उस एआई मॉडल में क्या थी, बहुत सारी एरर्स थी। वो जो इलिजिबल लोग हैं उनके क्लेम को भी क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। एंड उसकी वजह से क्या हुआ रिजल्ट, वो जो भी सीईओ था मीन्स उसको शॉर्ट कर दिया गया, राइट। इस टाइप का प्रॉब्लम इस ऑकर कर सकता है। अगर आप रियल लाइफ में लोगों के लाइफ पे इंपैक्ट करने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं, तो ये उसके बायसेस, उसकी क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एंड अगर आप ये नहीं करते तो इवन आपकी कंपनी के लिए या फिर आप जो आपके क्लाइंट है, कस्टमर्स है, उनके लिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, राइट। तो ये उसका एक्सट्रीम एग्जांपल है, ऐसे भी हो सकता है। इवन अमेजोन या फिर कंपनी, आई थिंक अमेजोन ने ही क्या किया था, एक मॉडल बिल्ड किया था। उन्होंने क्या किया, उनका जो ट्रेडिशनल डेटा है, उन्होंने अब तक जो जो एम्प्लॉय को हायर किया था, राइट, उनके रिज्यूम के ऊपर एक मॉडल ट्रेन किया। एंड वो मॉडल क्या करेगा, जो प्रीवियस उनके एम्प्लॉय थे
उसके अकॉर्डिंगली न्यू एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेगा, कौन से एम्प्लॉय को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, राइट, सेलेक्ट करने वाला है। तो ट्रेडिशनली क्या था, प्रीवियसली वुमेन्स इतने ज्यादा जॉब्स में नहीं थी, तो उनका जो मोस्टली डेटा था क्या था, मेंस के डेटा के ऊपर बेस था, मींस ज्यादा मेंस एम्प्लॉय थे, तो डेटा बायस था। तो मॉडल ने भी क्या सीख लिया, मेंस ज्यादा हायर हो रहे कंपनी में, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, ओनली मेन कैंडिडेट को प्रेफर करना स्टार्ट किया। सो ये तो क्या है, अगेन डिस्क्रिमिनेशन या बायस है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ये आपको क्या करना होता है, पहले ही अंडरस्टैंड करके हैंडल करना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपका बर्ट मॉडल भी इसके लिए क्या है, एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी क्या है, बायसेस प्रेजेंट है। तो किस टाइप के बायसेस प्रेजेंट है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पाइपलाइन ले लेते हैं फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इनपुट पाइपलाइन, एंड हम क्या करेंगे, फिल मास्क पाइप फिल मास्क पाइपलाइन इंपोर्ट कर लेते हैं। फिल मास्क बेसिकली क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप का जो होता है ना, हम क्या करेंगे, उसे करेंगे फिल ब्लैंक, ठीक है। ये पाइपलाइन हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करने वाले हैं। या सो हमने क्या किया, हम बर्ट मॉडल का यूज कर रहे हैं, बर्ट बेस अनकेस्ड, एंड फिल मास्क पाइपलाइन हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। फिल मास्क बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे एक मास्क प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करेगा, फिल इन द ब्लैंक टाइप का जो सिनेरियो है उस टाइप का क्वेश्चन हैंडल कर लेता है, ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये पाइपलाइन आ गई, सो हमें जस्ट क्या करना है, हम यहाँ पे एक देंगे एंड आपका जो भी सेंटेंस है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो हम क्या कर रहे हैं, मास्क, मास्क बेसिकली क्या है, जैसे डैश डैश होता है ना हमारा फिल इन द ब्लैंक के लिए, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह क्या आता, क्या वर्ड आ सकता है, ये प्रिडिक्ट करने का ट्राई करता है। सो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बोल रहा है बर्लिन, मोस्ट क्या कर रहा है, बर्लिन बोल रहा है। फिर सेकंड इसका रिजल्ट क्या है, सो ये मोस्ट सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है, बर्लिन। सेकंड नंबर के ऊपर बॉन, अगेन फ्रैंकफर्ट, अगेन ये सिटी कोई तो है, ऐसे क्या कर रहा है, ये आंसर दे पा रहा है। तो हम अभी क्या करते हैं, एक यहाँ पे देते हैं, तो हम यहाँ पे अगर बोलते हैं यहाँ पे द मैन वर्क एज अ, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास्क करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, द मैन वर्क एज अ, ओके, ये हम यहाँ पे डॉट दे देते क्योंकि ये डॉट प्रिडिक्ट कर रहा है, वर्क एज अ, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, कारपेंटर, वेटर, बार्बर, मैकेनिक, सेल्समैन। ये क्या है, जो ट्रेडिशनल मेन के रोल है, मेन जिस रोल में मोस्टली वर्क करते थे, ये क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है, राइट। सो ये क्या है, बायस है, हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक ये क्या करेगा, इवन एंड हम क्या करेंगे, मैन की जगह वुमन करके देख लेते हैं। तो क्या करेगा, वुमन के जो ट्रेडिशनल रोल है जैसे नर्स, वेट्रेसेस, इवन मेड, राइट, इस टाइप के रोल क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, एज अ बायस वर्क कर रहा है, राइट, ट्रेडिशनल रोल ये प्रिफर कर रहा है वुमेन के लिए, मेन के लिए। सो ऐसा नहीं है क्या, वुमन जो है वो नर्स, वेट्रेस के सिवा या मेड के सिवा अदर जो रोल्स होते हैं वो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक बायस है। इवन एक और बायस बहुत फेमस है इसमें, को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वेट, द प्रेसिडेंट ऐसा समथिंग है, वेट मैं चेक कर लेता हूँ, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। बर्ट मॉडल का जाके देखता हूँ, बर्ट बेस अनकेस्ड क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऐसा कुछ तो था, वो आइडिया तो आ गई होगी। ये इस तरीके से क्या कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, बायस्ड है, मीन्स जो ट्रेडिशनल रोल है उनको प्रिफर कर रहा है। एंड अगर आप प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं तो वो क्या कर लेता है, मोस्टली मेन को एज अ प्रेसिडेंट कंसिडर कर लेता है। तो ये भी क्या है, ऐसा इस टाइप के बहुत सारे बायसेस जो है वो प्रेजेंट है बर्ट मॉडल में। तो अगर आप कुछ ऐसे टास्क के लिए यूज कर रहे हैं जहां पे बायसेस को हैंडल करना आपको पहले इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आपको बायसेस को हैंडल करना होगा। अदरवाइज क्या हो सकता है,
कुछ प्रॉब्लमेटिक्स हो सकते हैं, राइट। तो कोई भी मॉडल जो प्री ट्रेन्ड मॉडल है वो यूज करने से पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, उसके लिमिटेशंस एंड बायसेस क्या है, उस मॉडल के लिमिटेशंस क्या है, उसके बायसेस क्या है, वो अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए, उस मॉडल को यूज करना चाहिए। अदरवाइज जैसे कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स देखे थे हमने, वो अमेजोन का देखा था या फिर वो यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ का देखा था, उस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। सर ये लिमिटेशन बायस एक बार एक शॉर्ट समरी में बता सकते हैं थोड़ा? सॉरी विच वन? लिमिटेशन एंड बायस जो आपने बताया वो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं द मैन वर्क एज अ, एंड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के लिए कुछ दे दिया हमने, तो वो क्या कर रहा है, मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है मैन वर्क एज अ कारपेंटर, वेटर, बार्बर, राइट। क्योंकि ये मोस्टली मैकेनिक, सेल्समैन क्या होते हैं, मोस्टली मेन होते हैं, इसलिए ये इस तरीके का दे रहा है। एंड जब हम बोलते हैं द वुमन वर्क एज अ, तो ये क्या बोल रहा है, नर्स, वेट्रेस, मेड, कुक, राइट। इस टाइप के जो वुमन स्पेसिफिक रोल है ये दे रहा है। तो ऐसे है क्या, वुमन इंजीनियर, डॉक्टर या फिर सेल्समैन, मैकेनिक वर्क नहीं कर सकती, राइट। तो इसके पास एक बायस है, वुमन के यही रोल है, मेन के यही रोल है, तो ये क्या है, उसका बायस है। समझ में आ रहा है? जो डेटा लेके क्या होगा, Yes. कारपेंटर के साथ हमेशा ज्यादातर मैन ही आया होगा। यस यस। सो जनरल एआई जो भी मॉडल है कभी भी बायस नहीं होती, एआई बायस नहीं होता। जो हम उसको डेटा दे रहे हैं वो डेटा बायस होता है, मीन्स हमारा डेटा बायस होता है। सो ह्यूमन के जो बायस होते हैं वही मिमिक करता है एआई मॉडल, राइट। जैसे हमने वो अमेजोन का जॉब का देखा था, जॉब में क्या हो रहा था, वो मेन को ज्यादा प्रीफर कर रहा था। तो वो एआई मॉडल के उसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो बायस है एंड वो ऐसे करने लग जाए, क्योंकि उनका डेटा बायस था, उन्होंने बहुत ज्यादा मेल एम्प्लॉय को हायर कर रखा था, राइट। तो हमारे डेटा की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके का मॉडल बिल्ड कर रहे हैं तो आपको बायसेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, ये हैंडल करते आना चाहिए। होते हैं जैसे कि फाइन ट्यून करना ज्यादा इस ये डेटा के ऊपर, या फिर अदर थिंग्स करना, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सर ये मॉडल जो हमने यूज किया था बर्ड बेस्ड अनकेस, और ऊपर हम लोग ने एक दूसरा मॉडल यूज किया था। ऊपर कौन सा किया था? जो बर्ड से ही कुछ दूसरा नाम था। गिलबर्ट। अलग कैसे है? सो बेसिकली क्या है, बर्ड बेस्ड इसकी साइज होती है बहुत ही बिगर होती है, तो डिस्टिल बर्ड उसका स्मॉलर वर्जन है। सो बर्ड के बहुत सारे वेरिएंट्स है, तो हम वेरिएंट्स को थोड़ा सा बाद में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कौन से वेरिएंट्स है। डिस्टिल बर्ड है, अल्बर्ट है, ये क्या है, उसी बर्ड में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं बेसिकली। लेकिन जस्ट आपको बर्ड समझ में आ गया, बाकी की चीजें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। सो ठीक है। एंड ये सारी चीजें थी बर्ड मॉडल में, ये हमने देखा। एंड एक और बात क्या होता है जो हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था, केस देखा है, राइट। सो क्या होता है, कोई भी आपका जो मॉडल है, दो टाइप में बर्ड मॉडल आपको मिलेंगे, एक होगा आपका केस्ड एंड एक होता है अनकेस्ड। सो केस में बेसिकली क्या होता है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। सो बर्ड केस्ड एंड बर्ड अनकेस्ड। सो क्या होता है, बर्ड बेस में क्या होता है, केस इज प्रिजर्व। केस मीन्स क्या, आपका कैपिटल है, स्मॉल है, ये क्या होता है यहाँ पे प्रिजर्व हो रहा है, केस इज प्रिजर्व। मीन्स क्या होगा, आप क्या करेंगे, एक ये देते हैं एप्पल एंड एप्पल, ये दोनों को क्या है, डिफरेंट टोकन्स ट्रीट करेगा। यहाँ पे सिंपली क्या है, आर डिफरेंट, एंड यहाँ पे क्या है, केस इज नॉट प्रिजर्व। मीन्स क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपके टोकन्स है सबको हम कन्वर्ट करते हैं लोअर में, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू
लोअर, राइट। सो जब हम एप्पल को एंड इस एप्पल को लोअर करेंगे तो सेम ही होंगे टोकन, तो सेम टोकन ट्रीट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, केस प्रिजर्व हो रही है, ये एप्पल एंड ये एप्पल एज ए डिफरेंट टोकन्स क्या होते हैं, आर डिफरेंट टोकन्स। यहाँ पे डिफरेंट टोकन्स है, यहाँ पे डिफरेंट टोकन्स नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बर्ड बेस एंड अनकेस में। यहाँ पे अनकेस में सब कुछ लोअर में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस करने से पहले, केस में वैसे नहीं करते हम जस्ट। तो क्या हो सकता है, अनकेस कौन से टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम यूज नहीं करेंगे, मे बी उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में यार एग्जैक्टली, एनईआर में क्या होता है, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे पर्सन का नेम हो गया, कंपनी का नेम हो गया, अगर कैपिटल होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लॉस हो जाती है। तो उस टाइप के टास्क के लिए हम क्या बर्ड केस मॉडल्स यूज कर सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि हम बर्ड कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बेस्ड आउटपुट का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से होता है, तो फिर स्मॉल एप्पल और स्मॉल एप्पल दोनों के केस में डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स, अदर वर्ड्स दैट दे हैव अराउंड देम, यस, दोनों का मतलब तो अलग ही होगा। दोनों का मीन्स सेम ही रहता है, लेकिन क्या होगा, हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देंगे बिल गेट्स पेड हिज बिल। अगर अभी देखा जाए दोनों बिल के लिए कॉन्टेक्स्ट सेम ही है, तो अगर ये कैपिटल होता तो इसे समझना इजी था, राइट। अगर दोनों को हम स्मॉल कर देते तो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो क्या दोनों सेंटेंस में आसपास ही है तो उनका कॉन्टेक्स्ट यस। सर ये जो बर्ड के वेरिएंट्स है, बेस मॉडल और लार्ज मॉडल, उसमें हाँ। दोनों में भी केस और अनकेस मॉडल दोनों भी अवेलेबल है। यस यस, दोनों अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमने क्या है, बर्ड बेस केस अनकेस यूज किया है। सो बर्ड बेस केस भी मिलेगा आपको, एंड बर्ड लार्ज केस, बर्ड लार्ज अनकेस भी मिलेंगे। सो ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा ये था, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, जो हमारा डेटा था, राइट, कौन सा डेटा, जो आपका डिपार्टमेंट का, यस, डिपार्टमेंट का, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर हम बर्ड का प्रोजेक्ट लेने वाले। सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बर्ड को करने के लिए। तो जो भी हमने वहां पे किया था, जो भी थिंग्स किए थे, वो उनका यूज होगा। जैसे आपको जहां वहां पे हमने क्या क्या किया था, प्री प्रोसेसिंग की थी, सेम प्री प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करेंगे। अगेन यहाँ पे भी हमें क्लासेस हैंडल करना है, तो क्लासेस हैंडल करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड्स हम देख सकते हैं अभी। या फिर हमें क्या करना है, और इम्बैलेंस था, अगेन नल वैल्यूज थी, वो सारी चीजें हमने किस तरीके से हैंडल की थी, वो प्रोजेक्ट को एक बार रिवाइज करके आइए, एंड उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। तो आप आपके इंटरव्यू में या फिर रिज्यूम में क्या बोल सकते हैं, हमने पहले RNN LSTM के ऊपर मॉडल ट्रेन किया, वो उतनी अच्छी से एक्यूरेसी नहीं दे पा रहा था। मीन्स या बोल सकते कि वो जो एक्यूरेसी मिल रही थी उससे हम सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए हमने क्या किया, फिर से बर्ड मॉडल ट्रेन किया। ये आपके रिज्यूम में लगा के आप दिखा सकते हैं, एंड बर्ड मॉडल को हम फाइन ट्यून करके देखेंगे एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सर डेटा सेट कौन सा बोला आपने? जो डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन का था ना, कंप्लेंट क्लासिफिकेशन। कंप्लेंट्स, हाँ कंप्लेंट्स, ओके। हाँ सर, तो जो ये सारे टास्क वाले टास्क जितने हैं, क्लासिफिकेशन, NER, इसमें जनरेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर उन सारे टास्क के लिए क्या कह सकते हैं कि BERT इज द मोस्ट एडवांस्ड, BERT रिलेटेड मॉडल्स आर मोस्ट एडवांस्ड मॉडल्स इन हगिंग फेस। मतलब अगर वहां से हम लोग मॉडल्स लेते हैं तो BERT वाले ही लेते हैं कि नॉर्मली, या दूसरे को ले सकते हैं? नो, मोस्टली जो एनकोडर बेस है, मोस्ट फेमस बर्ड बेस मॉडल्स ये है, क्योंकि बाकी के सारे डिकोडर बेस्ड मॉडल्स हैं। लिमिटेशन है क्या कि 512 टोकन ही पास कर सकते हैं? यस यस, रहता है ये भी इवन एवरी मॉडल का, इवन आप जो बिगर LLMs देखेंगे, GPT वगैरह के, सबका लिमिटेशन है
उनको हम नंबर ऑफ जो टोकन्स है वो कुछ लिमिटेड ही दे सकते हैं। सो उनके क्यों लिमिटेशन है वो हम देखेंगे जब डिकोडर मॉडल यूज करते हैं, लेकिन 512 ही इनपुट दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम इनपुट नहीं दे सकते। मैक्सिमम 512 टोकन्स वी कैन पास एज ए इनपुट इन BERT। So ये भी याद that means कि 512 is the maximum length of the sentence. करेक्ट। Okay. यस बोलिए। नो मिस, अगर इससे ज्यादा का अगर देते तो आपको एरर आ जाएगा, यही बोल रहा था मैं। सर BERT के दूसरे जो वेरिएंट्स है जैसे कि डिस्टिल BERT है और रॉ BERT वगैरह, वो डाउनस्ट्रीम मतलब एप्लीकेशन वाइज उन्होंने उसको आर्किटेक्चर्स में चेंजेस किए है क्या? नो नो, नॉट एप्लीकेशन वाइज। सो क्या होता है, ये जो मॉडल है क्या है, इसकी साइज उनको लगा बहुत ज्यादा बिगर हो रही है। कितनी है? 300 मिलियन है। तो जब BERT आया था 2018 में, इतने बिगर मॉडल डिप्लॉय करने की प्रॉब्लम थी, राइट? तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनको स्मॉलर वर्जन मॉडल चाहिए था, तो डिस्टिल BERT बना लिया। डिस्टिल BERT बेसिकली क्या है, इसका लाइटर वर्जन है। अगेन अल्बर्ट है, अल्बर्ट भी क्या है, लाइटर वर्जन है। अगेन उनको क्या करना था, कुछ बिगर मॉडल चाहिए था, इससे भी बिगर मॉडल जो क्या करे, इससे ज्यादा एक्यूरेसी दे सके। तो इनको इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके उन्होंने ज्यादा रोबस्ट बनाने के लिए रॉबर्ट चेंज किया। तो उसके एक्यूरेसी या फिर उनके क्या प्रॉब्लम थे उसके अकॉर्डिंगली क्या किया है, इसे उन्होंने फाइन ट्यून किया है, आर्किटेक्चर में चेंजेस किया एंड फिर ट्रेन किया है, नॉट फाइन ट्यून। ओके सर। सर ये सब मॉडल्स हगिंग फेस पर अवेलेबल है? यस यस, हगिंग फेस के ऊपर सारे मॉडल्स अवेलेबल है। यस यस, लेकिन हम लोग मॉडल को वर्ड तो ट्रेनिंग के टाइम फीड जो करते थे, वर्ड बाय वर्ड करते थे, उसका वेक्टर बना के और फिर वर्ड पास करते थे उसमें, तो उसकी पोजिशनल एन्कोडिंग होती थी। तो वो वर्ड बाय वर्ड जा रहा है, तो फिर सेंटेंस में 512 का लिमिटेशन क्यों आता है? वर्ड बाय वर्ड जा रहा है, राइट? लेकिन हमारे सेंटेंस में वर्ड की पोजीशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, या 512 पोजीशन पे आ रहा है, राइट? ये पोजीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोजिशनल एनकोडिंग। तो उनके पास ओनली 512 ही पोजिशनल एनकोडिंग है। अगर उससे ज्यादा आता है तो उसके लिए पोजिशनल एनकोडिंग अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जो कि वो साइन और वेव क्रॉस वेव से बनाते थे हम लोग। यस, यहाँ पे क्या है, उन्होंने लर्न किया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ओके, तो सर वो पोजीशन एनकोडिंग का जो वेक्टर है वो एक लेयर होगा ना हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर? यस यस, ये क्लियर होगा। एंड सेम फॉर अटेंशन, वो भी एक लेयर ही होगा आगे। यस। तो ये BERT मॉडल जो है उसे करके आए, फिर उसे हम फाइन ट्यून करेंगे मंडे को, एंड फिर उसके बाद क्या बचता है, हम डिकोडर ओनली मॉडल स्टार्ट कर देंगे। एंड लैंगचेन जो होती है, लैंगचेन क्या होता है बेसिकली, सो उसके बाद हम सबसे पहले LLMs देखेंगे। LLMs क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उनको LLM क्यों बोलते हैं, वो किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है। एंड हमने एक भी देखा था कि अगर ChatGPT को आप बोलते हैं कि क्या करे, समराइज करके दे या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन करे, वो भी करके दे रहा है। तो ये सिर्फ अगर डिकोडर ओनली मॉडल है तो ये सारे टास्क कैसे कर पाता है LLM, राइट? ये भी हम देखेंगे कैसे कर पाता है। एंड फिर जो भी LLMs है, OpenAI के है, llama के है, उनका यूज करके हमें एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना है। रैक बेस्ड एप्लीकेशंस हो गए, समराइजेशन के एप्लीकेशंस हो गए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के साथ हम करके देखेंगे लैंगचेन में। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस? सर चैटबॉट बनाना भी सीखने वाले हैं क्या? यस। और सर ऑडियो वगैरह प्रोसेस करने के लिए कौन सा हगिंग फेस से कौन सा मॉडल उठाना है, वो सब मतलब कैसे पता चलता है? हमने देखा था ना, मैं दिखाता हूँ आपको। सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट डिकोडर ओनली मॉडल्स में आता है ना? यस यस, डिकोडर ओनली मॉडल्स में आएगा। सो हम यहाँ पे मॉडल्स में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो आपको कैसे फिल्टर आउट करना है, यहाँ पे लेफ्ट में अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आपके टास्क दिए गए हैं आपको बहुत सारे, आपको कौन से टास्क के लिए चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए आपको, या फिर
ऑडियो क्लासिफिकेशन चाहिए या फिर टेक्स्ट टू ऑडियो चाहिए, कोई भी मॉडल चाहिए, या फिर ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन चाहिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो उस टास्क के लिए जो भी मॉडल्स है सारे अवेलेबल मॉडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। ओके सर। सर वो अभी वर्ड वाला क्या देना है? सॉरी, वो अभी वर्ड वाला जो मॉडल था, हाँ हाँ, वो वाला हगिंग फेस पे दिखाइए, विच वन? डिस्टिल वर्ड वाला। ओके, हमने कौन से टास्क के लिए उसका यूज किया था? फिल मास्क, राइट? तो फिल मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये गूगल है, यहाँ पे डिस्टिल बटी वाला, ये यूज किया था हमने। या हॅलो यस, सर, डॉक्युमेंट सॅनिटायझेशन आणि टॅगिंग साठी कुठलं वापरावं? डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन करना है क्या? टॅगिंग? या मिस क्लासिफिकेशन ही हो गया ना, टैग करना है। यस यस। हाँ, तो क्लासिफिकेशन का टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आ जाएगा वो। सो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो इतने सारे मॉडल्स आपको मिलेंगे। रॉबर्टा का है, ये इमोशंस क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए आपको कोई ना कोई मिल जाएंगे। जैसे कि एक गेमा है, ये अच्छा मॉडल है, जो गूगल का मॉडल है, उसके ऊपर उन्होंने ट्रेन करके रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके सर, एंड डॉक्युमेंट टॅगिंग साठी? टैगिंग मीन्स क्लासिफिकेशन ही करना है ना आपको, मीन्स कि कौन सी क्लास का है वो। यस सर। हाँ, तो और इसमें हो जाएगा। सैनिटाइजेशन? सैनिटाइजेशन मीन्स क्या करना है एग्जैक्टली? सर वो डेटा हाइड करना है, नहीं तो रिमूव करना है क्योंकि। ओके, सो वहां पे उसके लिए आप मॉडल्स का यूज नहीं कर सकते। आपको या तो डिकोडर ओनली मॉडल्स कर सकते हैं, मास्किंग करना है बेसिकली, राइट? यस सर। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करते टाइम आपको मास्किंग करना होगा। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में मास्किंग उतने अच्छे से हम नहीं कर पाते, कोई भी मॉडल उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। तो आपको जब आप प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस के टाइम में आपको हैंडल करना होगा वो। या तो आप डिकोडर ओनली मॉडल्स यूज कर सकते हैं, तो उनको आपको क्या करना होगा, एक आप ऐसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको मास्क कर दो। एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से आपका क्या मतलब है, पैन नंबर है, आधार नंबर है, या क्लाइंट का नेम है, ये सारी इंफॉर्मेशन मास्क कर दो। आप उसको ऐसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ओके, थँक्यू सर, प्रेडिक्टिव्ह मॉडेलिंगचे एक्झाम्पल्स कोणते असतात? प्रिडिक्टिव्ह मॉडलिंग, जहाँ पे हम टाइम सिरीज येतं का त्याच्यात? सॉरी, टाइम सिरीज पण असतं का त्याच्यामध्ये? यस बोल सकते हैं। वो फोरकास्टिंग होता है। प्रिडिक्टिव मीन्स हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके मशीन लर्निंग के मॉडल है वहां पे हम कुछ प्रिडिक्ट ही कर रहे थे, राइट? यस सर। हगिंग फेस पे एनकोडर ओनली डिकोडर ओनली ऐसा फिल्टर्स है क्या, वो लगा के ढूंढ सकते हैं क्या? नो नो नो, ऐसा फिल्टर्स नहीं है, टास्क के अकॉर्डिंगली फिल्टर्स है। टेक्स्ट समराइजेशन जो होता है वो तो एनकोडर प्लस डिकोडर दोनों आएगा ना उसमें? करेक्ट। सो ये बार्ट मॉडल मोस्ट फेमस मॉडल है एनकोडर डिकोडर का, वो फेसबुक का है बार्ट। उसके बाद T5 भी देखा था हमने। सो T5 कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे। पेगासिस है गूगल की ओर से, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जस्ट T5 को सर्च करते हैं। यहाँ पे T5 के बहुत सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे। और समराइजेशन हम देख रहे हैं। इनको अगर समराइजेशन करना है लेकिन अपना खुद का भी डेटा डालना है, तो उसके लिए फिर फाइन ट्यूनिंग लगेगी। यस, फाइन ट्यूनिंग। सर वो एनकोडर डिकोडर दोनों रहा तो फिर फाइन ट्यूनिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यस, सो आपको डेटा भी उस फॉर्मेट में मीन्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता। अब आपको प्रोसीजर सेम रहेगी, जस्ट आपको डेटा क्रिएट करना होगा, आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना होगा, एंड उसका आपको एक्सपेक्टेड समराइजेशन क्या है, समरी क्या है, वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये डेटा क्रिएट करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सर, पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट को रीड करना है हमको, तो उसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं? ओके, पीडीएफ के लिए PyPDF, PyMu PDF, PDF माइनर। और मतलब सबसे अच्छी लाइब्रेरी कौन सी, जो मतलब सबसे अच्छा रहे? कोई भी नहीं है कोई भी लाइब्रेरी आपको 100% डेटा एक्सट्रैक्ट करके नहीं देगी। तो
उसके लिए आपको ये करके देखना होगा, मीन्स एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कौन सी लाइब्रेरी वर्क कर रही है। कोई प्रॉब्लम के लिए एक लाइब्रेरी अच्छी से वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम के लिए दूसरी लाइब्रेरी अच्छी वर्क करती है। अदरवाइज कुछ ऐसे सर्विसेज भी है, AWS का टेक्सट्रैक्ट है या फिर एजूर का कॉग्निटिव सर्विसेज है, उनका वो बेटर वर्क करते हैं कंपेयर टू दिस ओपन सोर्स मॉडल्स। तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। एजूर की कॉग्निटिव सर्विसेज बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, मीन्स ऑलमोस्ट सारा डेटा वो एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉपरली। कॉग्निटिव क्या बोला? कॉग्निटिव सर्विसेज। ओके, ठीक है, देखता हूँ सर्च करके। ओके, थैंक यू। Okay then, any other question? Okay then, we will stop here. And जो 5th असाइनमेंट थी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, वो क्या करना है, मंडे को कंप्लीट करके आना है। मंडे को हम उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे का पार्ट स्टार्ट होगा। एंड जो आपका कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का डेटा था, डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, उस डेटा को थोड़ा सा देख के आइए, एक्सप्लोर कीजिए क्या क्या चीजें थी। इवन जो प्रोजेक्ट किया था हमने वो भी देख के आते हैं तो आपको लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसी के ऊपर हम क्या करने वाले, आगे की प्रोसेस करने वाले। ठीक है।